जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर को लेकर जो अवेलेबल हुए हैं, आज इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और यह फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का। तो क्लास 10 में जो आपका फिजिक्स है उसमें आप देखिएगा 10वां चैप्टर यानी अध्याय 10, जिसमें हमारा है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहली बात जो है छोटी मोटी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, ताकि इस चैप्टर को पढ़ने में हमको दिक्कत नहीं हो। और ये बेसिक जानकारी जो होती है सबके पास होना जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भैया हम किसी भी वस्तु को देख क्यों सकते हैं? तो देख तभी सकते हैं जबकि प्रकाश अवेलेबल होता है, जबकि लाइट अवेलेबल होता है। अभी इस रूम में आप लोग बैठे हुए हैं, क्लासरूम में है या जिस रूम में भी है, अगर मोबाइल को ऑफ कर दिया जाए और सारा लाइट भी बंद कर दिया जाए और दिन का समय नहीं हो, किसी प्रकार से किसी जगह से लाइट नहीं आए, तो क्या हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं? तो निश्चित रूप से नहीं देख सकते हैं। देख तभी सकते हैं जबकि लाइट हो। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, एक लाइन दिमाग में याद रखिए कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश का होना जरूरी है। अब प्रकाश क्या काम करता है? किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश क्या काम करता है? जैसे हमारे पास जो है, मान लीजिए कि ये मार्कर है, हम इस मार्कर को हम देख पा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं तो होता क्या है कि प्रकाश की किरण जो है इस पर पड़ती है और इस पर पड़ने के बाद इससे रिफ्लेक्ट भी होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आँखों से होते हुई रेटिना पर इसका इमेज बनता है। तो हम समझ पाते हैं कि ये जो है हमारा मार्कर है, मार्कर का इमेज बनता है। यानी कि प्रकाश पहले चलकर इस पर आती है और इससे परावर्तित होकर हमारी आँखों से होते हुए रेटिना पर इमेज बनाती है। तभी हम कह पाते हैं कि यह जो है आपका मार्कर है। हमारा सेंस ऑर्गन समझता है कि ये हमारा ये मार्कर है। उसके बाद मान लीजिए कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को पहचान भी रहे हैं कि ये जो है पेपर वेट में काम आता है। तो ये इसके भी साथ वही होता है कि प्रकाश की किरण सबसे पहले इस पे पड़ती है और इसके बाद हमारी आँखों, परावर्तित किरण जो है हमारी आँखों तक पहुंचती हैं और वहाँ रेटिना पर जाकर इमेज बनाती हैं। जैसे कि आप लोग रेटिना क्या होता है अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आगे के क्लास में हम लोग समझेंगे, आँख के बारे में भी समझेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर ये समझ के आगे बढ़े कि किसी वस्तु को हम लोग कैसे देख पाते हैं। और इसमें अगला चीज़ है क्या कि आप देखेंगे कि अगर किसी वस्तु को आप देख रहे हैं, उसके बीच में कोई पर्दा लगा दे, मोटा सा पर्दा लगा दे, तो क्या होता है कि उस वस्तु और हमारे आँख के बीच में एक मोटा सा पर्दा आ गया, तो वो वस्तु हम नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि उस वस्तु से चलने वाली रे को वो पर्दा रोक लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो चीज़, जो भी ऑब्स्टेकल, जो भी बाधा पूरी तरह से किरण को रोक लेता है, उसको हम लोग कहते हैं अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी कहते हैं। और अगर हम बीच में शीशा रख दे तो क्या होता है कि शीशा के आर पार तो हम लोग देख सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी माध्यम। कहने का मतलब जिससे होकर प्रकाश गुजर सकती है उसको पारदर्शी कहेंगे, और जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजर सकती है उसे हम लोग अपारदर्शी कहेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? हम लोग बहुत कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, कि जब हम लोग आईना देखते हैं, ये आईना है आपका, तो इस आईने में जो है आपका इमेज बनता है, आपका चेहरा दिखता है। देखते होंगे आप लोग जब घर से चलते हैं, स्कूल की तरफ आते हैं, तो ऐसा कभी कोई दिन नहीं होता होगा कि जिस दिन इस आईने को देखकर आप लोग नहीं आते होंगे, है ना? इस आईने को देखकर तो आते ही होंगे आप लोग। तो यहाँ पर इमेज बनना, इमेज कहने का मतलब प्रतिबिंब बनना, ये हमारा दर्पण में प्रतिबिंब क्यों बनता है। उसके बाद आप लोग देखते होंगे रात में तारे टिमटिमाते रहते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, इसी चैप्टर में समझेंगे। इसके बाद इंद्रधनुष भी बनता है, देखे होंगे कभी कभी बारिश के बाद जो है इंद्रधनुष बन जाता है। क्यों बनता है, उसके बनने का कारण हम लोग इसी चैप्टर में समझेंगे। इसके अलावे और भी बहुत कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो कि हम इस चैप्टर को जब पढ़ लेंगे ना तो समझ जाएंगे। इसके बाद हम एक चीज़ और समझते हैं कि प्रकाश की किरण जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। क्या करती हैं? सीधी रेखा में। जैसे मान लिया जाए कि एक लाइट का सोर्स है यहाँ पर, सोर्स कहने का मतलब लाइट, ये लाइट आपका जल रहा है,
ये लाइट जल रहा है। और देखिए इस लाइट में जो है यहाँ किताब बुक रखा हुआ है, उसके बाद आपका यहाँ टेबल रखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर पेन रखा हुआ है। तो तीनों के तरफ जो है हमारा लाइट जाता है। अब देखा जाए कि अगर हम क्या कहते हैं यहाँ पर एक कोई रख दे, लकड़ी का टुकड़ा रख दे, तो क्या होगा कि पेन हो सकता है हमको ठीक तरह से नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रकाश यहाँ से सीधी रेखा में चलती थी, और फिर उसके बाद यहाँ पर अपारदर्शी माध्यम आ गया। कैसा माध्यम आ गया? अपारदर्शी माध्यम आ गया, जिसके चलते प्रकाश इधर पेन तक नहीं पहुँच पाई, पेन पर छाया पड़ गया, या पेन जो है हमारा अंधेरे में चला गया। उसके बावजूद भी अगर लाइट रहे और यहाँ पर छाया पड़े, अब फिर भी हमको कुछ ना कुछ दिखता है, कुछ ना कुछ ये दिखता है। वो हमारा लाइट का जो है ना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के चलते दिखता है। कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके इस पर पड़ती है। मान लीजिए कि इस रूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, सभी ऑब्जेक्ट से कुछ ना कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए हमको पेन भी कुछ ना कुछ दिखता है अगर हम सामने में कुछ भी रख भी दें। तो यहां पर एक चीज समझने वाली बात है क्या, कि प्रकाश की रेखा जो है हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अब प्रकाश जो है आपका ये नहीं करेगा, भैया इस बंटिया को पेन दिखाना है तो चलो प्रकाश पहले इधर से चला। क्या किया? प्रकाश पहले इधर से चला और ये प्रकाश फिर इधर मुड़कर इसको लाइट में आ गया, है ना। ये किसी बंटी के लिए, बबली के लिए ये प्रकाश जो है मुड़ नहीं सकता है, ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश की किरण को लेकर ही बहुत सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये आदमी खड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक आईना खड़ा है आपका, तो यहाँ पर इसके हर एक पॉइंट से प्रकाश की किरण सीधी रेखा में आगे की तरफ बढ़ती है और इस आईने पर हमारा क्या करता है, इमेज बना देती है। इस आईने पर इमेज बना देती है और इससे निकलने वाली रे जो होती है हजारों लाखों की संख्या में होती है। तो उतना रे हमको नहीं कंसीडर करना है। कोई एक रे के बारे में सोच लिए कि भैया ये रे जो है ऐसे गया और उसके बाद परावर्तित होके ऐसे आया, या ये रे इस तरह से गया तो परावर्तित होके ऐसे आया। एक दो रे के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट करके और उसके बाद यहां डिसाइड कर लेते हैं कि इसका इमेज जो है यहां पर हमारा बनेगा। इमेज कहने का मतलब कि इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। कॉन्सेप्ट के लिए हम एक दो रे का ही यूज करते हैं। तो प्रकाश की किरण इस चैप्टर में हम हमेशा एक इस तरह से एरो लाइन से दिखाएंगे। कहने का मतलब कि प्रकाश की किरण जो है ये आपका अगर इधर एरो लगा हुआ है तो ये आपका इधर से आ रही है, प्रकाश लेफ्ट साइड से आ रही है और राइट के तरफ जा रही है, प्रकाश इधर जा रही है। अगर हम एक लाइन ऐसे खींचकर ऐसे एरो दे देंगे तो हम क्या समझ जाएंगे कि प्रकाश की किरण सोर्स आपका इधर है। सोर्स कहने का मतलब कि जहां से लाइट आपका क्रिएट होता है। जैसे लाइट बनता है बॉल से, बॉल रहेगा या सूर्य की प्रकाश होगी, वहां से ये किरण हम ऐसे दिखा रहे हैं, यानी कि इधर से ये इधर आ रहा है। एक ही लाइन में आपको दिखाना है। तो ये चीज हम जान जाने के बाद जो है अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम जब याद रहेगा आपको, तब आप जो है समझ पाएंगे कि क्या क्या किस तरह से कोई भी इमेज हमारा बनता है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो यहां पर प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम जो होते हैं ये दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है क्या कि आपतित किरण, आपतित किरण है ना, उसके बाद आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये है हमारा पहला नियम। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर
होता है। अब देखो इस दोनों नियम को हम लोग एकदम ठंडा दिमाग से समझेंगे, चाहे गर्मी लगे या बरसात हो या ठंडी का मौसम हो, लेकिन दिमाग को ठंडा रख के समझना है। समझना कैसे है, यहां पर देखिए आपतित किरण के बारे में हम लोग समझते हैं और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब समझते हैं और परावर्तित किरण समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये हमारा आईना है, ये आईना है, देख रहे हैं। इस आईने पर जो है क्या होता है कि पहले मेरे चेहरे से, मेरे चश्मे से जो है कहीं से कोई किरण आ रही है, परावर्तित किरण, जैसे इसी को लेते हैं, इससे जो है किरण इस पर पड़ती है पहले बॉल का, और फिर इससे परावर्तित होकर इसके आईने के ऊपर के सतह पर पड़ती है, फिर परावर्तित होकर जो है हमारी आंखों तक आता है, तो इसमें जो है हमारा इमेज बनता है। हालांकि ये डायरेक्ट भी हमारी आंखों तक आता है, इससे परावर्तित इमेज। तो ये इमेज बनने का नियम क्या कहता है कि अब ये जो आपका क्या कहते हैं समतल दर्पण है, समतल दर्पण को हम कैसे दिखाते हैं, ये चिकना सतह हमारा एक हम लाइन खींच दिए, लाइन खींचने के बाद जो है इस तरह से हम नीचे में लाइन खींच दिए, तो ये क्या हमको दर्शाता है कि हमारे दर्पण का चिकना सतह ऊपर है, किसी भी वस्तु को हम यहाँ रखेंगे तभी हमको इसका प्रतिबिंब बनेगा, और इधर जो है आपका पीछे साइड जिसमें कलई किया रहता है, यानी पेंट किया रहता है, इस तरह का पेंट किया रहता है कि प्रकाश का टोटली परावर्तन हो, इस तरह का पेंट किया रहता है। यानी कि ये जो है, ये जो आप आईना देख रहे हैं, इसके पीछे वाले भाग को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, और ये जो सामने वाला भाग है आपका, सामने वाला भाग, इसको हम लोग इस तरह से प्लेन दिखाते हैं। अब क्या कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण मान लीजिए कहीं भी सोर्स है प्रकाश का और एक किरण इस तरह से आ रही है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। अब देखिए आपतन बिंदु हो गया, ये कौन सा बिंदु हो गया, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु हो गया ये आपका। उसके बाद इस पर डाला गया लंब, लंब जो होता है हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है इस तरह से। उसके बाद परावर्तित किरण, ये किरण जो है यहाँ से परावर्तित होकर चल जाती है उधर। ये तीनों लाइन जो होती है एक ही समतल में होती है। देखिए क्या कहता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं। हमने इसके लिए जो है क्या किया है, अगरबत्ती लाया है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ये हथेली को हम समझ लेते हैं कि दर्पण है ना, ऐसे करके चेहरा देख लीजिए सबको, ये दर्पण है। इसमें क्या है कि ये अगर सतह है आपका, तो इस पर एक रेखा अगर हम इस तरह से करें तो ये आपका लंब हो गया। क्या हो गया भैया, ये लंब हो गया। उसके बाद इस पर आपतित किरण हमारा इस तरह से, ये हमारा आपतित किरण हो गया, ये हमारा आपतित किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया, और इस पर ये हमारा क्या है, लंब है, और ये आपका इस तरह से परावर्तित किरण हो जाता है। यहाँ से आपका ये परावर्तित किरण हो जाता है इस तरह से, देख रहे हैं, ये आपका कंडीशन हो गया, आपतित किरण और लंब हो गया, ये आपका परावर्तित किरण। अब तीनों लाइन जो आप देख रहे हैं, इस तीनों लाइन को अगर एक प्लेन पर हम रखें, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका प्लेन है, इस प्लेन पर रखेंगे तो तीनों लाइन एक ही साथ इस प्लेन को टच करेगा, समझ रहे हैं। यानी कि ये तीनों जो है आपका एक ही प्लेन में होगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये आपतित किरण ऐसे आया, अभिलंब आपका ऐसे है, लंब ऐसे है, और परावर्तित किरण जो है आपका इधर चला गया, किधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर होगा तो देखिए दो गो सटेगा तो तीसरा नहीं सटेगा, तीसरा देख रहे हैं ऊपर पे ही है आपका, दो गो सटेगा एक प्लेन पर तो तीसरा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। जब भी तीनों होगा क्या होगा भैया, एक ही प्लेन पर होगा। इस बात को दिमाग में खोस लीजिए। यानी कि लंब के उधर
अगर लंब के इस पार है तो लंब के उधर है ये, यानी कि लंब के आर पार दोनों एक दूसरे के पीछे छिपा रहता है। देख रहे हैं, छिपा हुआ है एक दूसरे के पीछे, लंब के इस पार में ये छिपा हुआ है, इस पार भी ये छिपा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि बीच में कहीं क्या कहते हैं कोई खंभा खड़ा है, बड़ा सा खंभा, मोटा सा खंभा, इस पार में आप छिपे हुए हैं, उस पार में आपका दोस्त छिपा हुआ है। उसी तरह से आर पार में होता है ताकि एक दूसरे को देख नहीं सके। समझ गए जैसे? तो ये चीज जो है आपका पहला नियम बताता है। दूसरा नियम कहता है क्या कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण कहां बनता है? ये आपतित किरण है, ये क्या है भैया? आपतित किरण है आपका, है ना, और यहां पर बनेगा आपतन कोण। इसको हम लोग क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। और यहां पर जो होगा, ये जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है ये आपका, तो यहां पर बनेगा परावर्तन कोण। क्या बनेगा? परावर्तन कोण बनेगा, है ना। तो ये चीज हम लोग सीख गए परावर्तन के नियम से। अब आप लोग को क्या करना है कि इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम को उतार लेना है। यहीं पर एगो बच्चा आइए और इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद धीरे धीरे आप लोग उतार लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप समझ गए कि ये जो है समतल दर्पण का एक नमूना है, और ये जो ऊपरी सतह है जिधर से परावर्तित होता है ये किरण, समझ रहे हैं बात को, जिधर से परावर्तित होता है, इसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कहते हैं। क्लियर है? कैसा सतह कहते हैं इसको हम लोग? परावर्तक सतह। जैसे ये आईना है ना, ये आईना का जो ऊपरी सतह है आपका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। अब ये परावर्तक सतह जो है, क्या समतल ही सब होता है? एक क्वेश्चन उठा, है ना। क्या होता है? समतल भी होता है। समतल ही होता है? तो कहेंगे नहीं सर, समतल नहीं होता है। समतल नहीं होता है, ये आपका गोलीय भी हो सकता है। ये परावर्तक सतह जो है ऐसे भी हो सकता है, और ये परावर्तक सतह आपका ऐसे भी हो सकता है। इस तरह से परावर्तक सतह का भाग जो है 3 भाग में बट गया आपका। क्या हो गया? एक हो गया आपका, ये तो हो गया समतल दर्पण, ये अगर है समतल तो समतल दर्पण हो गया आपका। ये समतल है तो समतल दर्पण हो गया। और ये जो है आपका, ये क्या हो गया? गोलीय दर्पण। क्या हो गया? यह गोलीय दर्पण हो गया, है ना। अब गोलीय दर्पण में भी 2 तरह का कंडीशन हम देखते हैं। तो इस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ओके। और इसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि ये दर्पण जो है कितने तरह का होता है भैया? तो दर्पण जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी 2 तरह का होता है, जिसमें एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। तो आप पूछेंगे कि सर ये जो समतल दर्पणमा है ये तो क्या कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है? तो हम कहेंगे हाँ। तो क्या ये अवतल दर्पण भी प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है? तो कहेंगे हाँ, यस, ये भी परावर्तन नियम का पालन करती है। क्या उत्तल दर्पण भी परावर्तन नियम का पालन करती है? तो कहेंगे हाँ, यह भी जो है परावर्तन के नियम का पालन करती है। तो अगर परावर्तन के नियम का पालन करती है तो परावर्तन के नियम में क्या होता था? एक अभिलंब होता है। क्या होता है? एक अभिलंब होता है। तो यह अवतल दर्पण का अभिलंब कैसे हम लोग खींचेंगे? उत्तल दर्पण का अभिलंब हम लोग कैसे खींचेंगे? तो अब हम सिखाते हैं अभिलंब खींचेंगे कैसे। और इस अभिलंब को खींचने के लिए नहीं सीखिएगा तो फिर किरण किधर से किधर जाएगी एग्जैक्ट वो आपको पता नहीं चलेगा। आपतित किरण आएगी कहीं और से, अब परावर्तित किरण को भेज दीजिएगा, आप जहां तहां भेज दीजिएगा। तो वैसा नियम नहीं, नियम से चलेंगे तो हमारा किधर जाना है ये नियम से निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनता कैसे है। तो क्या होता है कि एक कंसीडर कीजिए कि एक गोल जो है फुटबॉल देखें आप लोग, मान लीजिए शीशे का फुटबॉल है। किसका फुटबॉल है? शीशे का फुटबॉल है। उसको बड़ी बढ़िया से उठाइएगा, नहीं तो गिरेगा तो फूट जाएगा। फुटबॉल समझ के लात उत नहीं मार देना है उसमें। तो वो जो है शीशे का फुटबॉल है। अब उसमें क्या किए कि एक भाग हम ऐसे काट दिए। क्या किए? नहीं तो ऐसे काटते हैं, इस तरह से हम काट दिए। तो ये जो है आपका
इस तरह से कटोरे के तरह हो गया आपका। देखिए नारियल का छिलका जब छीलते हैं ना आप, तो नारियल का छिलका में देखते हैं इस तरह से लोहिया के तरह, कटोरा के तरह होता है, इस तरह का होता है आपका। तो इस तरह का भाग हमको यहाँ पर मिलता है। अगर हम इधर कलर कर देते हैं तो ये अवतल दर्पण बन जाता है। और इधर ऐसे काट के निकाल लिए, काट के निकालने के बाद जो है अगर हम इसमें क्या किए कि अंदर हम कलर कर दिए तो ये हो गया उत्तल, उत्तल दर्पण बन गया, है ना। और ये बन गया आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बन गया। अब इसका हम लोग अभिलंब खींचने के लिए सीखेंगे। तो देखिए ये गोला, ये गोला जो बना हुआ है इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्र होगा। क्या होगा भैया, कहीं ना कहीं केंद्र तो होगा ही। इस चीज को बढ़िया से समझिए। केंद्र से अगर हम कोई भी रेखा इस तरह से खींच दें सीधा, तो ये निश्चित रूप से अभिलंब होगा। क्या होगा भैया, ये अभिलंब होगा, यानी कि लंब होगा ये, यानी कि यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। उसके बाद हम केंद्र से कहीं भी इस तरह से लाइन खींच दें, यानी कि इसके त्रिज्या के अनुदिश कोई भी लाइन, सीधी लाइन खींच दें, तो ये हमारा निश्चित रूप से अभिलंब ही होगा। यह 90 डिग्री का कोण बनाता है। समझ गए बात को। अब यदि हम यहाँ से इस तरह से खींच दें एक लाइन, तो यह भी आपका अभिलंब ही होगा। इस तरह से एक लाइन खींच दें तो यह भी एक अभिलंब ही होगा। तो अभिलंब हम जहां मन तहां खींच सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, इसको याद रखिएगा। अब क्या होता है कि यहां पर ध्यान से देखिए, इसका परावर्तक सतह किधर है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो है आपका इधर है, इधर है। अगर कोई किरण, आपतित किरण ऐसे आ रही है, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब और परावर्तित किरण जो है ये इस तरह से होगा। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि दोनों कोण लगभग बराबर है ना, तो हम कहेंगे कि ठीक है भैया। अगर यहाँ से ऐसे रे आएगी तो ये कैसे जाएगी, इस तरह से जाएगी। पहले रे आपतित किरण और परावर्तित किरण के बारे में आप लोग समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर किरण हमारा इस तरह से आती है, मान लीजिए कि इस तरह से ये किरण हमारा इस तरह से आती है, इस तरह से आती है, तो आपतित किरण ये हो गया। परावर्तित किरण जब हम खींचेंगे तो ध्यान देंगे कि इधर जितना कोण बना है उधर उतना ही कोण हम इधर बना के खींचेंगे, यानी कि दोनों कोण लगभग हमको बराबर दिखे। यानी कि ये आपतित किरण हो गई तो ये परावर्तित किरण हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान से समझना है। इसके बाद अब यदि अवतल दर्पण में हम आते हैं, तो अवतल दर्पण में हम देखते हैं कि ये एक बिंदु आपतन बिंदु मान लेते हैं। अगर प्रकाश की किरण मान लीजिए इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है, तो देखिए इधर तो आपका कलर है, इधर तो जाएगा नहीं प्रकाश, ये परावर्तित होगा। और इसका अभिलंब कौन सा है, तो इसका अभिलंब हमारा ये है। ध्यान दीजिएगा, अभिलंब हमारा ये है। अभिलंब से यह जितना एंगल बनाता है उतना ही एंगल बना के ये ऐसे करके बाहर निकलेगा। यानी कि आपतित किरण ये हो गया तो परावर्तित किरण आपका ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं, और ये अगर आपतित किरण है तो ये आपका परावर्तित किरण हो जाएगा। तो ये फिगर जो है बहुत हौच पौच हो गया है, इसको हम लोग अलग लेकर समझते हैं, अलग लाकर समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कौन सा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण ही ले लेते हैं। अवतल दर्पण ले लेते हैं, तो अवतल दर्पण ये हमारा इस तरह से हो गया। उसके बाद इधर कलर कर दिए तो ये हमारा अवतल दर्पण बन गया। इसका लंब खींचिए, है ना, अभिलंब खींचिए। तो लंब खींचने के लिए सोचेंगे भैया ये जो है इतना बड़ा गोला है, इधर गोला ऐसे बन रहा है, तो इसका केंद्र यहाँ होगा। अब मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो इस बिंदु पर हमको अभिलंब चाहिए। तो इस बिंदु पर अभिलंब खींचने के लिए ऐसे ऐसे
करके हम डॉटेड लाइन जरा सा यूज कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया या अभिलंब हो गया। अब इस अभिलंब से यहाँ पर जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल बनाकर यह किरण जो है परावर्तित हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या कह देंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम का अक्षरशः पालन किया गया। और कौन पालन किया, आपका अवतल दर्पण पालन किया। उसी तरह से अगर हमारा यह उत्तल दर्पण है, देख लीजिए ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में मान लिया जाए कि प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होती है। अब इस गोला को कंसीडर कीजिए, गोला का कहीं ना कहीं केंद्र तो होगा ही। इस गोला का केंद्र से इसको मिला दीजिए इस बिंदु को, तो ये अभिलंब हो गया। ये क्या हो गया आपका, लंब या अभिलंब हो गया। इसके यहाँ पर जितना एंगल बनता है उतना ही एंगल बना के हम इधर इसको निकाल देंगे। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाए, परावर्तित किरण हो जाएगा। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बारे में जानकारी रखने से क्या क्या फायदा होगा, आप पूछिएगा ना ये बात। क्योंकि कुछ भी दवाई लेते हैं तो बिना फायदा बुझे कुछ लेते हैं, आप लोग नहीं लेते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि आप आने वाले चैप्टर में जो किसी भी दर्पण में किस तरह से इमेज बनता है उसके डायग्राम को आप खुद ब खुद बना लीजिएगा। अगर बना हुआ है तो फट से समझ भी जाइएगा। क्या जानने पर, ये चीज़ जानने पर। इसको दिमाग में कहीं खोज लीजिए, इसको गिरने नहीं दीजिएगा। स्कूल से छुट्टी होने के बाद भी जो है दिमाग में ही रखिएगा, घर में भी रहिएगा तो दिमाग में ही रखिएगा, या नहीं तो बार बार इसको देखते रहिएगा। तो चलिए यहाँ तो बच्चों अब हम लोग समझते हैं कि गोलीय दर्पण में ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उसके बाद मुख्य अक्ष क्या होता है और उसके बाद फोकस क्या होता है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये आपका कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये कैसा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। उसके बाद उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये उत्तल दर्पण हो गया। अगर हम यहाँ अंदर के तरफ कलर कर दें तो ये आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अब देखिए कि दोनों दर्पण जो है आपका, इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा ध्रुव किसको कहते हैं। तो ये जो दर्पण आप देख रहे हैं ना, तो खाली यही नहीं समझिएगा कि ये चूड़ी का एगो टुकड़ा है, इसको चूड़ी का टुकड़ा नहीं समझना है। इसको जो है समझना है किसी गोल का एक भाग जब काट देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कढ़ाई आपने देखा है, तो कढ़ाई इस तरह से गहरा होता है ना, और ऊपर की तरफ कलर कर दिए तो इस तरह से गहरा अगर हम कर दें तो इसी तरह का गहरा भाग होता है ये, है ना। और इसके ठीक केंद्र का बीच का जो बिंदु होता है इसी को हम लोग पोल कहते हैं, यानी कि ध्रुव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ध्रुव का इंग्लिश जो होता है पोल होता है ना। अब देखिए कि यह जो आपका क्या कहते हैं दर्पण है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसका हम लोग इंग्लिश जो लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखते हैं। अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो गोला जो आप देख रहे हैं, जिस गोले का भाग यह आपका अवतल दर्पण है, उस गोले की त्रिज्या को ही हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और मुख्य अक्ष क्या होता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपका, ये क्या होता है कि वक्रता केंद्र और पोल से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये सब सेम चीज आपको इसमें भी मिलता है। ये गोला, ये जो आपका उत्तल दर्पण है, इसका ठीक मध्य बिंदु केंद्र जो होता है इसको पोल कहते हैं। और उसके बाद यह जिस गोले का बना होता है उस गोले की
केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद पोल से सी तक, यानी पोल से लेकर वक्रता केंद्र तक मिला दिए तो ये आपका वक्रता त्रिज्या होता है, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। और पोल और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य फोकस किसको कहते हैं, इसको हम लोग ठीक थोड़ा देर के बाद समझेंगे। तो इसका परिभाषा किस तरह से हम लोग लिखेंगे, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। ध्रुव की परिभाषा, वक्रता केंद्र की परिभाषा, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, मुख्य अक्ष की परिभाषा, इस तरह से आप लोग अपनी कॉपी में इसको निश्चित रूप से लिख लेंगे। वीडियो को यहीं पर रोककर सभी बच्चे इसे अपने कॉपी में निश्चित रूप से उतार लेंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है ये है कि फोकस क्या होता है भैया। ये फोकस को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकस किसका होता है, अवतल दर्पण का भी होता है और उत्तल दर्पण का भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण यहाँ पे बनाते हैं। अवतल दर्पण में क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये रेखा हो गई, माफ करेंगे, ये दर्पण हो गया। इसमें क्या होता है कि जब कोई समांतर रेखा चलती है तो ये किधर जाता है, आप लोग जान रहे हैं कि ये इधर मुड़ेगा। क्यों मुड़ेगा, इसका मुड़ने का कारण क्या है, आप दर्पण का जो नियम पढ़े हैं, परावर्तन का जो नियम पढ़े हैं, उसके आधार पर होता है। कैसे होता है उसके आधार पर, देखिए ये जो गोला है आपका, ये गोला का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, निश्चित रूप से सेंटर होगा। अब हम खींचते हैं क्या, पहला नियम, दूसरा नियम देखिए, आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होते हैं। और ये दोनों कोण किससे नापा जाता है, अभिलंब से। तो अगर केंद्र से आपतन बिंदु पर हम एक लंब खींच दें, क्या खींच दें, एक लंब खींच दें, ये हमने क्या किया, एक लंब खींच दिया। इस लंब के दोनों साइड का एंगल जो है आपका बराबर होना चाहिए। और हमने बताया था शुरू में ही कि यह जो अभिलंब होता है, अभिलंब के एक साइड आपतित किरण होता है तो दूसरे साइड जो है आपका परावर्तित किरण होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम लोग फिगर बनाए, इस तरह से फिगर बनाए, और ये आपका अगर किरण यहाँ से आती है तो ये निश्चित रूप से हम क्या करते हैं, इस तरह से दिखा देते हैं, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक उसी तरह से अगर दूसरा किरण भी जाएगा तो यहाँ से सी से हम जो क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे, और यहाँ जितना कोण बना रहा है उतना ही कोण बना के यह परावर्तित भी हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए अगर दूसरा आपतित किरण लेंगे आप, तो देखेंगे कि परावर्तन का नियम को पालन करते हुए, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए यह जो है परावर्तित होकर यहीं से गुजरती है। ठीक उसी तरह से इधर से भी लीजिए और यहाँ पर आपका एक नॉर्मल खींचिए, यहाँ पर जो आपतन कोण है और यहाँ जो आपका परावर्तन कोण होगा, ये दोनों बराबर होगा। यानी कि यहाँ से एक रेखा लेते हैं तो यह भी आपका यहीं से गुजरता है, यहाँ से समांतर किरण जब जाती है तो यह भी आपका यहीं से गुजरती है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि अवतल दर्पण में जब समांतर किरणें आपतित होती है तो किसी एक बिंदु पर आकर यह जो है मिल जाती है, इसी को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपका उत्तल दर्पण है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका उत्तल दर्पण है, इसमें देखिए अगर समांतर किरण जाएगी तो किधर जाना चाहिए, इसको इधर आना चाहिए या इधर आना चाहिए। तो ये सब कुछ न, ये इंस्पेक्शन वाला, ये जो है अंदाज़ा लगाने वाला नियम को छोड़िए। यहाँ सबसे पहले देखिए कि ये जो गोला है आपका, इसका केंद्र इधर होगा। केंद्र जब इधर होगा तो ये आपका अभिलंब हो जाएगा। अभिलंब से जितना कोण इधर आपतित किरण बनाएगी उतना ही किरण यह परावर्तित किरण भी बनाएगी। यानी कि परावर्तित किरण जो है आपका इधर से होके जाएगी, है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ से अगर किरण आती है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब से यह जितना आपतित कोण बना रही है, आपतन कोण,
परावर्तन कोण भी उतना ही बनाएगा। यानी कि यह जो है रेखा दूर भागते चली जाती है, ऐसे जाएगी, इस तरह से चले जाएगी परावर्तित होकर, ऐसे जाएगी, इस तरह से होकर परावर्तित होकर चले जाएगी। अगर हम इसको बढ़ाते हैं पीछे के तरफ तो ये सभी जो है एक बिंदु पर हमको मिलती हुई प्रतीत होती है। अब इसी चीज़ को देखिए, फिगर, बढ़िया फिगर में देखते हैं हम लोग। ये आपका क्या हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, और इसमें जो समांतर रेखा जब चलेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जब समांतर किरणें इस पे आती हैं तो ये इधर भाग के जाएगी, ये समांतर किरणें आएगी तो परावर्तित होके इधर भागेगी, ये समांतर किरणें आएगी तो परावर्तित होके इधर भागेगी, और ये समांतर किरणें आएगी तो परावर्तित होके आपका इधर जाएगी। अब इस सभी को आप मिलाते हैं तो ये सभी जो है एक ही बिंदु पर मिलती है। कहाँ मिलती है? एक ही बिंदु पर मिलती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या देख रहे हैं कि किरण जब जाती है और परावर्तित होकर यहीं से लौट जाती है, यहाँ तक नहीं पहुँचती है। ये हमारे कल्पना के आधार पर इसको फोकस मिलता है, ये हमारी कल्पना के आधार पर मिलता है, इसीलिए हम इसको काल्पनिक फोकस कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं, और इसको हम लोग वास्तविक कहते हैं। अब हम लोग फोकस को परिभाषित कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अवतल दर्पण में जब समांतर रेखाएं चलती हैं तो यह परावर्तित होकर किसी एक बिंदु पर मिलती है, जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। और उत्तल दर्पण में भी क्या होता है कि परावर्तन के बाद तो ये सारी रेखाएं जो हैं डाइवर्ट हो जाती हैं, मतलब दूर दूर चली जाती हैं। जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यह F पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो कि इसी के हिसाब से इसका परिभाषा इस तरह से है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है कि जब समांतर किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है, समांतर किरणें समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती है। परावर्तन के बाद क्या होता है, किसी एक बिंदु पर मिलती है, तो इस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, परावर्तित किरण आपका ये है, परावर्तित किरण आपका ये है, परावर्तित किरण आपका ये है, परावर्तित किरण ये है। तो ये आपका मुख्य फोकस हो गया। और इस फोकस को हम लोग जो है कहते हैं वास्तविक फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक फोकस कहते हैं, वास्तविक फोकस कहते हैं। अब वास्तविक इसको क्यों कहते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि उत्तल दर्पण में जब समांतर रे जब चलती हैं तो ये परावर्तित होकर, देखिए ये किरण तो आपका इधर चला गया, यहाँ से आपतित किरण गया तो परावर्तित होकर आपका इधर चला गया, ये आपतित किरण गया तो परावर्तित होकर आपका इधर से चला गया। तो ये जब इधर दूर दूर भाग रहा है तो निश्चित रूप से कभी भी यह इस साइड में नहीं मिलेगा, इस साइड में नहीं मिलेगा। अब इसको जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो यह F पर आपका मिलता हुआ प्रतीत होता है। एक्चुअल में देखिए कि रे जब यहाँ से यहाँ तक चला तो यहाँ तक नहीं पहुँचा, ये रे जो है यहीं से मुड़ के इधर चला गया। वास्तविक में रे जो है यहाँ तक नहीं आया, इसीलिए इसको हम लोग काल्पनिक, क्या कहते हैं, काल्पनिक फोकस कहते हैं। इसको कैसा फोकस कहते हैं? काल्पनिक फोकस कहते हैं। इस पर एग्जैक्टली मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए इसके परिभाषा में लिखा गया कि एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसी बिंदु को हम लोग उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है, इसी को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। अब पूरा परिभाषा देखिए, जब समांतर किरणें उत्तल दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को ही उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसे समझ गए होंगे और इस फिगर को ठीक तरह से बनाकर और परिभाषा को आप अपनी कॉपी में निश्चित रूप से लिख लें। तो बच्चों, आज बस इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।